मेसेज टाकून द्याल ग्रुपवर, लाईव्ह चालू झालाय म्हणून. चलो ध्यान दो. इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. बच्चों आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं. आवाज आ रहा है मेरा? ओके. तो आज हम नए टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं. टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सबका ध्यान इधर होना चाहिए. बच्चों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? बच्चों हर कोई अगर बिजनेस चालू करेगा तो उसका इंटेंशन क्या होगा? ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट. बराबर है शांति जी? हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों करते हैं? बिकॉज हमें पैसा कमाना है, इसके लिए. दैट इज द सोल इंटेंशन. तो हर कोई बंदा अगर बिजनेस चालू करेगा तो उसका तो मेन मोटिव यही है कि उसको प्रॉफिट कमाना है. ग्रुप के ऊपर डालते मैसेज, लोगों बोल दो ऑनलाइन आने को. तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनका मेन मोटिव क्या है? ध्यान दो इधर. उनका मेन मोटिव क्या है बच्चों? प्रॉफिट ना कमाना. प्रॉफिट ना कमाना मतलब उनको प्रॉफिट कमाने से कोई मतलब नहीं है. दे जस्ट वांट टू बच्चों गिव अ सर्विस. नंबर वन बच्चों इनको क्या देना है? बोलो सर्विस. बच्चों किसको सर्विस देंगे बच्चों ये लोग? एक तो किसको बच्चों? मेंबर को. दूसरा किसको देंगे? सोसाइटी को. दूसरा इनका मोटिव क्या है? किसको सर्विस देना है इनको? सोसाइटी को. सर व्हाट इज मीन बाय सर्विस? बच्चों सर्विस मतलब वो हर एक वो चीज जो आपको उसका एक्चुअल वैल्यू से बहुत कम प्राइस में मिल रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप शेगांव जाएंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? दर्शन करने के बाद प्रसाद मिलता है. उस प्रसाद की वैल्यू जो भी होगी, बट आपसे चार्ज किया है क्या उन्होंने? अच्छा आप लाइन में खड़े थे तो आपको कॉफी ऑफर किया गया, चाय ऑफर किया. जो बंदा चाय पीता है वो कॉफी पी के आ रहा है वहां से. ठंडा पानी मिल रहा है वहां पे. बहुत सारे लोग सर्विस में लगे हुए हैं. अच्छी व्यवस्था की गई है. फ्री में बस सर्विस है यहाँ से आनंद सागर जाने को मंदिर से. रहने को 100 रुपए में के अंदर रूम मिल रहा है वहां पे. तो उनका इंटेंशन क्या है? हाँ उनका इंटेंशन क्या है कि भाई गजानन महाराज घर तक पहुंचे और इसके लिए लोगों को अच्छा संदेश जाए लोगों तक. तो हमारा इंस्टीट्यूशन का ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन भी होगा और उसके साथ साथ ड्यूटी भी बढ़ेंगे और लोगों की श्रद्धा भी बनी रहेगी अगर हम ऐसा काम करेंगे तो. बच्चों यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है पीडीएमसी नाम का. वहां पे आप जाते होंगे 10 रुपए में पावती कर. अच्छा नहीं जाते बट बहुत सारे लोग जाते हैं. बहुत सारे लोग उसका फायदा उठाते हैं. आप भी उठाओ क्योंकि वहां पे सारे तज्ञ लोग आते हैं. जो सिटी के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो लोग वहां पे आते हैं और वहां पे आपको सर्विस देते हैं. तो मैं क्या ना आज बच्चों जो बंदा वहां पे 15 साल की सर्विस के बाद वहां पे आ रहा है वो मान लो आपकी आंखों का तज्ञ हो और आप इधर 200 रुपए 500 रुपए देके कहीं इधर जाते हो तो इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना है. बट वो डॉक्टर यहाँ पे आके आपके लिए क्या कर रहा है बच्चों? स्पेशली अपनी सर्विस अवेलेबल करा के दे रहा है और एट नो कॉस्ट. मतलब आपको खर्चा करना है क्या? नहीं है. तो उस हॉस्पिटल का मेन इंटेंशन क्या है? उनको सर्विस देना है. लोगों को आंखें अच्छी हो जाए या फिर हर एक वहां पे जितने भी तरीके स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे तो हर एक बीमारी जो आपको होती है उसको कम पैसे में आपका रिकवर कर जाए. यस और नो? आपने ग्रेजुएशन किया, आपने बीकॉम किया, उससे पहले आपने 10th तक स्कूल गए होंगे. आपकी वहां पे कितना सारा उनको खर्चा आता है. वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पे डेस्क बेंचेस लाना है, वहां पे स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट लाना है, वहां पे स्टाफ है, सैलरी देना है उनको, कितना रजिस्टर खरीदी करके लाना है, मेंटेनेंस करना है, रिपेयरिंग होगा. हर कुछ चीज वहां पे होती है आपके स्कूल कॉलेज में. आपको 50 रुपए 100 रुपए में स्कूल ने पूरा पढ़ा दिया. कॉलेज ने 1000 या 1500 रुपए लिए होंगे साल भर के. 2000 रुपए लिए होंगे मैक्स टू मैक्स. यस और नो? स्कॉलरशिप तो मिली रही थी आपको. तो
उस कॉलेज का इंटेंशन क्या है? मान लो शिवाजी शिक्षण सोसाइटी के अंदर आप पढ़ रहे हो, तो कॉलेज का इंटेंशन क्या है? कि आप एजुकेट बने, कि आपसे प्रॉफिट कमाएं। प्रॉफिट कमाने वाले तो वो लोग हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोल के 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए आपकी फीस चार्ज करते हो। सेम कोर्स है बच्चों, एमबीए अगर ग्रांटेड होता तो 2000-5000 में होता, एमबीए नॉन ग्रांटेड बन गया तो कितना हो गया? एमकॉम का तो फीस ही नहीं है, 5 या 7-8 हजार में फी होता है, उसमें भी 3-4 आपको स्कॉलरशिप आती है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन इंटेंशन सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना है, दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कोई स्पोर्ट्स का क्लब होता है, उस स्पोर्ट्स के क्लब में आपको एडमिशन मिल जाएगा एकदम सस्ते फीस में। कोई क्लब है, कोई व्यायामशाला है, लाइक जिम वगैरह होते हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रमोट करती है कि भाई आप आओ, आपकी हेल्थ के लिए हमने बहुत सारे इक्विपमेंट ला के रखे हैं, है ना। तो ये सारी सोशल एक्टिविटीज है, और इनका मेन जो बिजनेस है, मतलब मेन जो इनका ऑपरेशन होगा, ये हमेशा कैश में होगा। यहां पर हम क्रेडिट सेल की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम कभी भी इन लोगों से ट्रांजैक्शन जब करेंगे तो हमेशा पैसा आएगा और जाएगा। पहला वाला जो इससे पहले पढ़ा था, वहां पे हम क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में हम नेट प्रॉफिट निकालते थे, बैलेंस शीट में हम क्या निकालते? एसेट को, लाइबिलिटीज को वहां पे रखते थे, टैली कराते थे। यहां पर आपको फाइनल अकाउंट तो इनकम भी बनाना है, बट यहां पे डिफरेंस क्या है कि यहां पे मेन इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है। मेन इंटेंशन क्या है बच्चों? सोसाइटी को सर्विस करना। ठीक है, तो बेसिकली इनके जितने भी खर्चे होते हैं बच्चों, ये कैसे होंगे? ये कैश में होंगे। आपने कभी देखा है क्या 10 रुपए की पावती के लिए बोले 2 महीने के बाद दूंगा? गजानन महाराज के मंदिर में गए, वहां पे कुछ है, एक आध कैंप वैम्प लगा है, वहां पे 100 रुपए की पावती फोड़ना है, बोले कि आज मैं ट्रीटमेंट कर लेता हूँ, 1 महीने बाद 100 रुपए दूंगा आपको। ऐसा कभी होता है क्या? तो इनका इनकम भी मोस्टली कैसा होगा? कैश में। एक्सपेंसेस भी कैसे होंगे? कैश में। और इसीलिए ये लोग सबसे पहला अकाउंट जो बनाते हैं बच्चों, ये अकाउंट कौन सा है पता है क्या? ये अकाउंट है बच्चों रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये? रिसीट एंड पेमेंट। बच्चों इस अकाउंट को मैं सिंपल भाषा में कहता हूं, कौन सा बुक कहता हूं बच्चों? कैश बुक। ये क्या है मेरे लिए? कैश बुक क्या है मेरे लिए? एक कैश का अकाउंट है। कैश मेरे लिए क्या है? सबसे पहले बोलो, बिजनेस के लिए कैश क्या होती है? बिजनेस के लिए कैश क्या होती है? एसेट कैरीज कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो भैया अगर कैश आएगी तो कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? तो रिसीट इधर आ जाएंगे और पेमेंट कहां आ जाएगा? क्रेडिट साइड। अच्छा, कैश कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, रियल, पर्सनल? कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो रिसीट पेमेंट का नेचर कैसा होगा? कौन सा नेचर होगा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल किससे डील करता है? एसेट से। बात क्लियर है? तो बेसिकली आपको जितना भी पैसा आएगा वो कहा जाएगा? रिसीट पेमेंट अकाउंट के कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। तो साल के पहले दिन तो आपके पास कुछ पैसा होगा, बराबर है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप लिख देंगे कुछ तो भी। बाद में आपको क्या मिलेगा? अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का इनकम कहां से होता है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मकसद तो बिजनेस करना है ही नहीं, इनको क्या मिलेगा बच्चों? डोनेशन मिलेगा। ऐसा और नो? इनको क्या मिलता है? डोनेशन। इसको थोड़ा सा एक बड़े फॉर्म में लिखता हूं। एक बात आपको याद रखना है, इस अकाउंट में वही खर्चे आएंगे जो एक्चुअल कैश के है। इस अकाउंट में वही इनकम आएगा जो एक्चुअल कैश का है। मतलब क्या है कि आपने सैलरी का पेमेंट आउटस्टैंडिंग रखा है, तो भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका खर्चा नहीं है। पेमेंट गया है क्या? तो गया नहीं तो यहां पे आएगा भी नहीं। अब अगला पूछता हूं, बोलना आएगा कि नहीं? प्रीपेड वेजेस नहीं आएगा? आएगा। पहले ही पेमेंट किया है ना, तो पेमेंट किया है तो आएगा भाई। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम आएगा कि नहीं आएगा? इनकम आउटस्टैंडिंग है, अभी तक आया नहीं है, तो आएगा नहीं। इनकम रिसीट इन एडवांस अब आएगा। अब दिमाग चलने लग गया। ठीक है, मतलब अपन अकाउंट्स वाले, कॉमर्स वाले वैसे होते हैं, मैथ्स वाले थोड़े तेज होते हैं। ठीक है, वो जल्दी पकड़ लेते चीजों को, अपने को एक रिपीटेशन लगता है
ये ऐसा आएगा तो फिर ऐसा ऐसा होगा, है ना। चलो उसके बाद में आपके मेंबर से कुछ, आपके क्या है मेंबर से, तो मेंबर से आपको क्या मिलेगा, सब्सक्रिप्शन। अब सोसाइटी के, शिवाजी शिक्षण सोसाइटी कितने मेंबर है, 700-800 मेंबर है। ये लोग हर साल अब देते नहीं देते पता नहीं मुझे, बट अगर सोसाइटी का अगर रूल होगा कि हर मेंबर को साल का 1000 रुपए भरना है, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एनुअल मेंबरशिप फीस, एनुअल मेंबरशिप फीस। अच्छा, जब आपने शुरू में इस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया था तब आपने सब्सक्राइब किया था उसके कुछ शेयर्स, मतलब आपने उसका मेंबर बनने के लिए कुछ तो किया होगा ना, यस और नो। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, सब्सक्रिप्शन। तो ऐसा इनकम जो कैश में आ रहा है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होते जा रहा है, ये पैसा सब आपके पास आ रहा है। इसके बाद में आपको कुछ जनरल नेचर का इनकम आ गया। मान लो आपने अपनी जगह कोई ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, तो आपको क्या मिल गया वहां से बच्चों, रेंट मिल गया। तो ऐसे सारे आपके इनकम कहा जाएंगे, कौन सा अकाउंट के अंदर जाएंगे, रिसीट साइड में जाएंगे। और इसके अलावा आपका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कहा होगा, इधर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी आएगा वो। तो ये साइड में क्या आने वाला है, बेसिकली क्या आएगा बच्चों, पेमेंट आएगी। तो पेमेंट में आप क्या लिखेंगे, आप क्या देंगे आपके एम्प्लॉय को, सैलरी देंगे। आप क्या देंगे बच्चों, कमीशन देंगे, यस और नो। आप कोई बिल्डिंग परचेस कर रहे हो, आप कोई फर्नीचर परचेस कर रहे हो, तो आप एसेट के लिए क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो वो सारे इन्वेस्टमेंट का खर्चा कहाँ आ जाएगा, ये साइड पे, ठीक है। तो इन शॉर्ट, अगर मुझे पैसा मिलता है तो मैं कहां पर लिखूंगा, रिसीट, और अगर मुझे पैसा जाता है तो मेरा कहा जाएगा, पेमेंट। बात क्लियर है। तो ये पहला अकाउंट है इस चैप्टर का। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट। तो सबसे पहले आपका बात क्लियर होना चाहिए कि भाई हम इस अकाउंट, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव उसके मेंबर और सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करना है, सर्विस, and not for the purpose of, these are organization not registered for the purpose of earning of profit, ठीक है। the sole and whole motive is to provide a services। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, मान लो कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गया, कोई रिलीजियस संस्थान हो गया, मतलब इंस्टीट्यूशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, देन एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया। आप जाते हो कहीं मंदिर वंदिर तो वहां पे धर्मशाला होती है अलग अलग तरीके की। तो दीज आर ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी रजिस्टर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सोसाइटी। और इसके अंदर हमें अभी पहला डिस्कस क्या कर लिया, अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट साइड में अगर पैसा आएगा तो कहा जाएगा रिसीट साइड, मतलब डेबिट साइड में, और पेमेंट साइड में क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे अपन अगर पैसा गया है तो, ठीक है। बात क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, बाद में आगे जाएंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 52 सेकंड के अंदर जाएगा, ठीक है। देयर आर बच्चों टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहली वाली कौन सी है, पहली वाली कौन सी है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी वाली कौन सी है बच्चों, नॉन प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मेकिंग वाली तो हमने पढ़ लिया इससे पहले, अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, नॉन प्रॉफिट। तो मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न का क्या हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर दोज कंसर्न विच आर नॉट स्टार्टेड टू अर्न अ प्रॉफिट बट ड्यू टू बच्चों कौन सी, क्वालिटेटिव सर्विसेज टू किसको, एंड सोसाइटी विद मिनिमम, और इनका खर्चा भी बहुत कम है। ऐसे संस्थान आपसे पैसा भी नहीं लेंगे। द मेन ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड सोशल सर्विस एंड टू प्रमोट द आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, देन हेल्थ, हो सकता है ना, ये सब प्रोवाइड करेगा आपको। द नेचर ऑफ दिस कंसर्न आर डिफरेंट फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट द इनकम थ्रू, बच्चों कैसा आएगा इनकम, सब्सक्रिप्शन। कॉलेज की एडमिशन फीस बच्चों की, अगर कॉलेज है तो एडमिशन फीस आएगा। डोनेशन बच्चों मंदिर को आता है जनरली, है ना। तो ये यहां से क्या आएगा, आपको इनकम आएगा। गिवन बाय द मेंबर और अ नॉन मेंबर एंड अ ग्रांट, सब्सिडीज और कंसेशन। ग्रांट, सब्सिडीज और कंसेशन आपको गवर्नमेंट देता है। कॉलेज को में आपको स्कॉलरशिप आ रही थी, गवर्नमेंट ग्रांट। कॉलेज में कोई फंड आया है कॉलेज चलाने को, लाइक ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फर्नीचर, स्पोर्ट्स के मटेरियल्स, रिपेयरिंग का खर्चा, ये सारा गवर्नमेंट देती है आपको।
तो गवर्नमेंट से आपको क्या मिलेगा बच्चों, ग्रांट मिलेगा, दैट रिसीव्ड फ्रॉम द, कहां से बच्चों, गवर्नमेंट से। तो ये आपका क्या होगा, इनकम का एक नेचर। अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की फीचर क्या है, नंबर 1 यहां पर आ जाओ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच कंसर्न इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर एंड नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, ये भी पता है हमने। दिस कंसर्न आर फॉर्म किसके लिए बच्चों, प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट, चैरिटी एंड हेल्थ एक्सेट्रा। द मेंबर ऑफ दिस कंसर्न आर नॉट गॉट द, मतलब इनको हर साल इनकम आना है क्या ऑर्गेनाइजेशन से, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनकम कमाती तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा, आप तो क्या बस आपके सर्विस मोटिव के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हो, दूसरा तो आपका कोई मोटिव ही नहीं है। इट इज बच्चों प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब रिस्ट्रिक्टेड, मतलब लॉ इसको वैलिड नहीं मानता है। कोई भी कानून अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड देती है तो इसको माना जाएगा कि ये बिजनेस कर रहे हैं। देखिए डिविडेंड कहां से डिक्लेयर होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट ना, सर नो, और इनका प्रॉफिट नहीं आता है, इनका सरप्लस आता है, इनका प्रॉफिट नहीं आता, इनका क्या आता है, सरप्लस। सरप्लस मतलब क्या, इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम, इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम। सो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हमने अब तक ग्रॉस प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट पढ़ा था, बराबर है। तो इस चैप्टर के अंदर वही क्या हो जाएगा, सरप्लस। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा तो इनका क्या हो जाएगा, डेफिसिट। एक्सपेंसेस ज्यादा तो क्या हो जाएगा, डेफिसिट। इनकम ज्यादा तो क्या आएगा, सरप्लस। क्लियर है बात, चलो। तो the management of such concern is done by the elected representative of the member, it is governed by the elected member। अब इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी बहुत बड़ी है हमारी, उसके कुछ मेंबर है गिने चुने 8, 10, 15, 20, वही क्या कर रहे हैं, हाँ चलो है ना, वही क्या कर रहे हैं मेंबर, वही सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको, आप देखते रहे होंगे आपके सामने। और अभी तो कुछ दिनों पहले इलेक्शन हुआ शिवाजी शिक्षण सोसाइटी का, हुआ कि नहीं हुआ। तो इलेक्टेड मेंबर मतलब क्या, 700 मेंबर में से 10 मेंबर अगर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो ये मेंबर को चुन के किसने दिया है, सारे मेंबर ने मिलके। बैंक का अभी कुछ दिन पहले जिजाऊ बैंक का इलेक्शन हुआ, आपने देखा होगा। तो जिजाऊ बैंक के शेयर जिसके पास है वो उसका मेंबर बन गया, और मेंबर को क्या है, वोटिंग करने का राइट है। तो सारे मेंबर मिलके वोटिंग करके एक बॉडी बनाएंगे। दिस कंसर्न प्रिपेयर बच्चों कौन सा अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा कौन सा बनेगा बच्चों, बैलेंस शीट बनेगा, जो साल के अंत में बनेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर डिस्कशन हम कल करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर, और उसके बाद में बैलेंस शीट के ऊपर करेंगे। बच्चों यहां पर कैपिटल फंड होगा, जैसे कि आपने कैपिटल पढ़ा था, तो यहां पर क्या होगा आपका कैपिटल फंड, क्योंकि ये लोगों से जुड़ाया हुआ पैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का खुद का पैसा नहीं है। मेंबर जितने भी हर लोगों ने वहां पे क्या किया है, फंड दिया है थोड़ा 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 करके, और इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनता है, फंड बनता है। और इस पैसे का बच्चों ये फंड बनेगा कैसे, इट इज मेड आउट ऑफ एंट्रेंस फीस, लोग आएंगे फॉर्म भरेंगे, ये पैसा आ जाएगा। दूसरा बच्चों आपका सरप्लस, मतलब इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, तो इससे बनेगा। तीसरा क्या है बच्चों, लेगेसी। व्हाट इज लेगेसीज, लेगेसी मतलब मृत्यु प्रति दान। आपने ऑब्जर्व किया होगा आपके गांव में कोई मंदिर वंदिर होंगे, तो उस मंदिर को बहुत सारे खेत जो है वो मंदिर के नाम पे है। एक्चुअली मंदिर के नाम पे कैसे आ गए, हाँ कुछ लोग थे जिनको, मतलब जिनकी इच्छा थी कि हमारी जमीन संस्था को दान कर दी जाए, ताकि भविष्य में संस्था को इनकम आए यहाँ से, और संस्था आगे अच्छा कार्य कर सके, गांव में लोगों को चैरिटेबल और रिलीजियस रिलेटेड क्या कर पाए, समाज सेवा कर पाए, जिससे कि लोगों का भी भला हो और संस्थान भी आगे बढ़े। तो बेसिकली ये जो इनकम आएगा इनको, इससे भी इनका क्या होगा, कैपिटल फंड क्रिएट होगा। एंड बच्चों कौन सा, एंड डोनेशन स्पेशली रिसीव्ड बाय द फॉर अ कैपिटल फंड, और कोई अलग नेचर का फंड जो सिर्फ किसके लिए बना है, कैपिटल के लिए। तो याद रखना, जब भी आप कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर, तब आपको कैपिटल में प्लस क्या क्या करना है। अगर क्वेश्चन बोलता है तो एंट्रेंस फीस प्लस करेंगे, सरप्लस प्लस करेंगे, लेगेसीज प्लस करेंगे, और उसके साथ साथ कोई भी ऐसा फंड जो आपने को बोला है इसमें प्लस कर दो, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डन बच्चों, क्लियर हो गया, अब तक का डिस्कशन समझा है सबको, यहाँ पे कोई डाउट है किसी को, ठीक है। तो इसके ऊपर 100% क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के अंदर, जो मैंने अब तक डिस्कस किया है, हर टॉपिक का बेसिक पोर्शन के ऊपर वो पूछेंगे, ठीक है। बेसिक पे एडवांस जाएंगे वो, और इसके ऊपर ही क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों क्या डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
तो यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो सिंपल होगा, क्या कमाना है मुझे? प्रॉफिट। और इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस। बराबर है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा कमाने के लिए बनी है तो उसका क्या मोटिव होगा? आपको प्रॉफिट कमा के देना है। दूसरा वाला का सर्विस होगा। बच्चों ये ट्रायल बैलेंस बनाएगा, ये क्या बनाएगा? और ये लोग क्या बनाएंगे? डायरेक्टली कैश अकाउंट बनेगा सिर्फ। मतलब अगर आप संस्था की देखेंगे बैलेंस शीट तो उसका वो कहां से बनी है? रिसीट पेमेंट अकाउंट से, क्योंकि उनके पास तो कैश से ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं। जितना भी पैसा आया रिसीट साइड लिख दिया, और जितना भी पैसा गया कहाँ लिख दिया? पेमेंट साइड, खत्म। वहां उसके ऊपर से हम दोनों अकाउंट बनाते हैं। पहला वाला होता है बच्चों इनकम एक्सपेंडिचर, और दूसरा वाला कौन सा होता है? बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, और ये रिसीट पेमेंट अकाउंट हम साल भर बनाते रहेंगे। और ये लोग क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तो यहाँ पे नेट रिजल्ट क्या आता है बच्चों? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है? सरप्लस या डेफिसिट। ये भी क्लियर हो गया? तो अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो मैं वापस आता हूं मेरे डिस्कशन के ऊपर। आपके सामने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिख रहा है आपको। तो आपके डेबिट साइड में क्या आने वाला है? रिसीट। और क्रेडिट साइड में क्या आने वाला है बच्चों? चलो ध्यान देना, कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो फिर अपने को बाद में टेंशन नहीं रहता है। बच्चों यहाँ पे जो रिसीट होती है ये दो नेचर की है, दो तरीके की है। आपको जो रिसीट हो रही है वो दो तरीके की है। एक जो हर साल होगी, कॉलेज में एडमिशन हर साल होगा, ऐसा और नो? अगर हॉस्पिटल है तो रोज लोग आके 10-10 रुपए की पावती फाड़ेंगे और आपके पास इलाज कराएंगे। अगर आप कोई धर्मशाला प्रमोट कर रहे हो तो रोज लोग रहने को आएंगे, कुछ पावती फाड़ेंगे, निकल जाएंगे। अगर आप कोई मंदिर है तो आपको डोनेशन मिलेगा जो रोज पैसा आप कलेक्ट करेंगे, ये सुनो। तो ये रेवेन्यू नेचर का इनकम है। ये कौन सा नेचर का इनकम है बच्चों? तो पहला वाला जो रिसीट होता है ये होता है हमारा रेवेन्यू इन नेचर। पहला वाला कौन सा होगा? रेवेन्यू मतलब क्या बच्चों? रिकरिंग नेचर का। सर रिकरिंग तो बहुत हार्ड लग रहा है बच्चा। बेटा हर रोज होगा या फिर हर साल होगा, साल भर, पूरे साल भर होते रहेगा। दैट इज व्हाट? रिकरिंग नेचर। और उसे हम कौन सा कहते हैं? रेवेन्यू नेचर का इनकम। कौन सा इनकम है हमारा? सिमिलरली क्या मैं आपको पूछ सकता हूं, अगर ये हॉस्पिटल है, शरद पवार आते हैं और बोलते हैं कि मैं पीडीएमसी हॉस्पिटल को 1 करोड़ रुपए नया बिल्डिंग बांधने के लिए दे रहा हूं, तो क्या शरद पवार सुबह उठ के रोज आएंगे क्या? या फिर साल में हर साल आते रहेंगे क्या? 2 करोड़, इस साल उन्होंने 1 करोड़ रुपए का कुछ तो भी स्कॉलरशिप का एक अनाउंस किया था। उन्होंने बोला था कि वो जब आए थे, जब स्पीच मैंने सुना था उनका। तो बेसिकली ये हर साल तो नहीं देंगे। तो ऐसा इनकम जो हर साल नहीं मिलता है, ऐसा इनकम जो हर साल नहीं मिलता है, मुझे कौन सा इनकम कहते हैं? कैपिटल नेचर का इनकम। कौन सा नेचर का इनकम? कैपिटल नेचर। सो रेवेन्यू इनकम एक होगा और दूसरा कौन सा होगा बच्चों? अब मुझे बताओ, कोई मेंबर है, कैपिटल नेचर का इनकम, ठीक है, कैपिटल नेचर की रिसीट। कोई मेंबर है जो क्या कर रहा है? पहली बार संस्था में जुड़ रहा है, तो वो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस दे रहा है। मतलब इस संस्था का रूल है, जब अगर नया मेंबर जुड़ता है तो उसको लाइफ टाइम के लिए सिर्फ एक ही बार पैसा जोड़ देना है। तो क्या ये फी हर साल आएंगे या एक ही साल आएंगे? बिल्डिंग के लिए जो आपको डोनेशन मिला था ये स्पेशल नेचर का डोनेशन है, ऐसा और नो? कॉलेज में फर्नीचर लेने के लिए, कंप्यूटर लेने के लिए कोई खासदार आता है और बोलता है कि मैं मेरे निधि से आपको क्या कराता हूं, मैं आपको एक कंप्यूटर देता हूं, सिर्फ आप आपके संस्था का रजिस्टर नंबर और मेरा संस्था का आपका पूरा डिटेल दे दे, बैंक अकाउंट दे दे, मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा पैसे। या फिर मैं डायरेक्टली आपके संस्था को ये मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट करके आपके संस्था तक पहुंचा दूंगा। तो क्या वो बंदा हर साल आएगा क्या? कौन सा नेचर का डोनेशन है बच्चों? स्पेशल नेचर का है, कैपिटल नेचर का है। तो कैपिटल नेचर मतलब नॉन रिकरिंग नेचर। कैपिटल नेचर मतलब कौन सा होगा? नॉन रिकरिंग नेचर। क्लियर है बात? शांति जी ध्यान दो थोड़ा सा, आप बहुत मतलब आप तो मेरे को सही में डिस्टर्बेंस हो रहा है। इधर ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, क्योंकि मैं ना इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, सब समझ रहा है ना सबको, तो ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। बच्चों दो इनकम है, एक कौन सा है बच्चों? रेवेन्यू। दूसरा वाला कौन सा है? कैपिटल। तो रेवेन्यू नेचर का इनकम मतलब रोज होगा, कैपिटल नेचर का इनकम रोज होगा क्या? ये साल में
71। ठीक है बच्चों, रेवेन्यू नेचर का जो इनकम है ना, ये हम इसके बाद में दो अकाउंट बनाएंगे। एक कौन सा होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक कौन सा होगा हमारा, स्टेटमेंट बैलेंस शीट। अब याद ध्यान देना, इधर इसको रिलेशन एस्टेब्लिश कर देते, बाद में समझना जाएगा, इजी जाएगा जब कल पढ़ेंगे तब। बच्चों एक्सपेंडिचर माने एक्सपेंसेस, इनकम माने आपका इनकम। ठीक है, जान दो इनकम का साइड कौन सा होता है, कौन सा होगा, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। और एक्सपेंस का साइड कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस किधर आएंगे और इनकम किधर आएगा। बच्चों एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट है, मतलब इसका नेचर कौन सा है अकाउंट का, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, कौन सा नेचर होगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर का नेचर जो है वो कौन सा नेचर है, नॉमिनल अकाउंट। बात क्लियर होगी सबको। बच्चों इनकम एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है ये कौन से नेचर का अकाउंट है, तो ये रेवेन्यू नेचर का अकाउंट है। ये कौन से नेचर का अकाउंट है, इस अकाउंट के अंदर हम सिर्फ करंट ईयर का इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान से समझना, इस अकाउंट के अंदर कौन से इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है, करंट ईयर का इनकम और करंट ईयर का एक्सपेंस। पिछले और अगले साल का इनकम और एक्सपेंडिचर यहां पर आता नहीं है, यहां पर आता नहीं है। इसके बारे में कल चर्चा डिटेल में करेंगे। तो आपको अभी ये समझा है कि ये कौन सा नेचर का अकाउंट है, रेवेन्यू नेचर का। तो आपके पास कौन सा इनकम आ गया बच्चों, यहाँ पे रेवेन्यू इनकम। कौन सा इनकम आ गया, तो ये रेवेन्यू इनकम जो आपको रिसीट साइड में मिला है, ये कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के ये साइड में। तो यहां पर कौन सा इनकम आपको दिखेगा, रेवेन्यू इनकम। क्लियर है बात, सुनो। और आपको जो कैपिटल नेचर का जो इनकम आया है बच्चों, आप ध्यान देना, अब आप कंफ्यूज होंगे थोड़े से। कैपिटल नेचर का जो इनकम आया है, मान लो बिल्डिंग के लिए पैसा मिला है, बिल्डिंग बांधने के लिए आपको अगर पैसा मिलता है तो आपको बिल्डिंग ही बांधना पड़ेगा, अदरवाइज पैसा वापस जाएगा। अदरवाइज पैसा क्या जाएगा, लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप फीस मिला है तो वो संस्था का वो इनकम है जो उसके मेंबर ने दिया है, और ये कैपिटल नेचर का है, ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है। ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन मिला है, सब्सक्रिप्शन लाइफ में सिर्फ एक ही बार करना है कोई मेंबर को। आपको लेगेसी से फंड मिला है, तो ये कौन से नेचर का इनकम हो गया, कैपिटल नेचर का इनकम। और कैपिटल नेचर का इनकम आपके लिए बनता है लाइबिलिटी, आपके लिए क्या बनता है, लाइबिलिटी। सो बैलेंस शीट की एक इधर साइड है कौन सी, लाइबिलिटी, इधर वाली कौन सी है बच्चों, तो इधर क्या आएगा हमारा, इधर क्या आएगा हमारा, सर ये लाइबिलिटी बनती क्यों है, भाई समझो, अरे बिल्डिंग के लिए पैसा मिला तो बिल्डिंग बांधो, तो आपकी क्या बनी है, लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने अगर नहीं बांधा तो पैसा तो वापस जाएगा। मेंबर का जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर इसको खर्चा नहीं कर सकती है, तो डिफाइन पर्पस के लिए खर्चा करना है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को उनका 85% ऑफ द इनकम उस पर्पस के लिए खर्चा करना होता है जिस पर्पस के लिए बने हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल बना है तो ये सारे लोग इक्विपमेंट लाएंगे, फर्नीचर लाएंगे, मशीनरीज लाएंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सब लाएंगे, बट ये अपने खुद के खर्चे के लिए एक ऐसा इनकम का इस्तेमाल नहीं कर सकती जैसे कि प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन करती है। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो नॉन रिकरिंग नेचर का इनकम होता है, ये क्या बनता है इनके लिए, बोलो क्या बनता है इनके लिए, लाइबिलिटी। सो बैलेंस शीट जो है इसकी लाइबिलिटी साइड में इनका कौन सा इनकम आएगा, कैपिटल इनकम। सो एक बात बहुत क्लियर हो गई आपके लिए, जब भी आप रिसीट पेमेंट अकाउंट पढ़ेंगे और रिसीट साइड में आपको दो चीजें मिलेगी, एक तो क्या मिलेगा, रेवेन्यू इनकम, दूसरा क्या मिलेगा, कैपिटल इनकम। अगर आपने रेवेन्यू इनकम कमाए तो आप हमेशा इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड। अगर आपके पास कैपिटल नेचर का इनकम है तो कहा जाएगा बैलेंस शीट के, खत्म हो गया। तो डेबिट साइड जो दो चीजों में जाएंगे, एक तो आपका इनकम रेवेन्यू नेचर इधर और कैपिटल नेचर का इधर। यहां तक डिफरेंस समझा सबको, कोई डाउट है किसी को, है या नहीं है। उसके बाद में आपका पेमेंट होगा, तो पेमेंट भी दो तरीके का होगा, एक कौन सा होगा बच्चों, रेवेन्यू पेमेंट होगा। तो रेवेन्यू पेमेंट मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो रेंट होगा, सैलरी होगी, कमीशन देना पड़ेगा, डिस्काउंट होगा, कहीं ना कहीं आपके प्रिंटिंग के खर्चे है, पोस्टेज के खर्चे है, बहुत सारे जो रेगुलर नेचर के बाकी लोगों के खर्चे तो उनको भी होंगे ना। मान लो संस्था के मेंबर्स है, उनकी सोसाइटी मीटिंग लेना चाह रही है तो सोसाइटी को सब लोग को स्पीड पोस्ट कर देंगे। कोई संस्था को 50 साल पूरे हुए तो लोगों ग्रीटिंग भेजा जा रहा है,
कोई ऑफिस में प्रोग्राम रखा है, सारे के सारे लोग आए हैं, तो उनका खाने पीने का खर्चा हो रहा है, ऐसे में कैटरिंग का खर्चा होगा, पेंडल वाले का खर्चा आएगा, साउंड सिस्टम का खर्चा आएगा, तो ये सारे खर्चे कहाँ से निकलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन ही देगा। तो ये खर्चा कौन सा होगा बच्चों? कौन सा खर्चा होगा? ये रेवेन्यू नेचर का एक खर्चा है। कौन सा खर्चा है? और दूसरा कौन सा खर्चा होगा इनको? कैपिटल नेचर का खर्चा मतलब सिंपल है, एसेट को परचेस करना। किसको परचेस करना? एसेट। मेरे को इसके ऊपर डिस्कशन करना है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल इनकम, सेपरेट चैप्टर की तरह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे जैसे हमारा एग्जाम करीब आएगा तब, क्योंकि बहुत डिटेल में डिस्कशन करना है इसके ऊपर, और इसके ऊपर मेरे को लगता है क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। तो बच्चों अभी तक फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि कैपिटल नेचर का इनकम मतलब आपके लिए होगी एसेट, सॉरी कैपिटल नेचर का एक्सपेंस आपके लिए क्या होगी? एसेट। क्योंकि आपने बिल्डिंग को मान लो परचेस किया है, तो बिल्डिंग क्या हर साल परचेस करेंगे, रोज परचेस करेंगे, या साल में, 10 साल में, 5 साल में एक बार करेंगे? तो आपने जो खर्चा किया है उसका नेचर कौन सा है? कैपिटल। तो आपने खरीदी क्या किया है? बिल्डिंग। खरीदी क्या किया आपने? बिल्डिंग। तो ये आपके लिए क्या बनती है बच्चों? एसेट। सो बेसिकली यहां पर क्या आएगा? कैपिटल एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट के एसेट साइड पे क्या आएगा आपका? कैपिटल। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप एसेट को परचेस करेंगे, है ना? तो ये सारा खर्चा जो है ये आपका क्या बनता है? एसेट। क्योंकि एसेट को परचेस तो करना ही होता है पहले आपको, तो जब आप खर्चा करेंगे तभी तो आपके एसेट आएंगे ना, तब तक आएंगे क्या? और आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस कहा जाएगा बच्चों? इनकम एक्सपेंडिचर के कौन साइड में? एक्सपेंस। सो इस तरीके से रिसीट पेमेंट अकाउंट से हमारे दो एक अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनता है। पहला अकाउंट कौन सा बच्चों? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और दूसरा वाला अकाउंट कौन? दूसरा वाला क्या हमारे पास? स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट। ठीक है, आपके पास शॉर्टकट नोट्स रेडी कर लो, इतना नोटबुक के ऊपर लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, और इसको याद रखना, इसको भूलना नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन करेंगे वो स्क्रीनशॉट निकाल के अपने पास रख दो। रेकॉर्डेड क्लास सुरू आहे, उद्यापर्यंत ग्रुपवर येऊन जाईल तुमच्या। ऑनलाईन रेकॉर्ड करायला थोड्या अडचणी येत होत्या। ठीक है, समजला इथपर्यंत? समोर जायचं बेटा, आ जाओ इधर। बच्चों मीनिंग ऑफ क्या देखना है अभी हमें? ध्यान है सबका? मीनिंग ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बच्चों डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑफ अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न आर रिकॉर्डेड इन कहां पे बच्चों? कैश बुक। और कैश बुक की हमारे लिए क्या होता है? रिसीट एंड पेमेंट। दे आर पोस्टेड टू द कहां पे? ledger account at the end of financial period. Cash book and the ledger accounts are balanced, and from these balances receipt payment account is prepared. तो बेसिकली कैश बुक ही रिसीट पेमेंट अकाउंट है। इसको सिर्फ क्या कहा गया है? इस चैप्टर के लिए नाम दिया गया है रिसीट एंड पेमेंट। मतलब कैश बुक ये लोग मेंटेन करके साल भर, और साल के अंत में ये सारी कैश की एंट्रीज इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसका नाम क्या है? रिसीट एंड पेमेंट। तो जो रिसीट एंड पेमेंट का नेचर कौन सा मैंने अभी डिस्कस कर लिया आपसे। कौन सा नेचर है बच्चों इसका? रियल अकाउंट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन बच्चों सुनना, उधार के व्यवहार यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं क्या? अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो आएगा नहीं, बट एडवांस में मिला है तो बिल्कुल आएगा। ऐसा कोई भी डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन जब चार्ज करते हो पैसा एक्चुअल देते हो, ये लो 20,000 रुपए मशीन खर्चा हुआ, इलेक्ट्रिक बाइक खरीदा है, 2 साल तक चला है, 2 साल के बाद बोलेंगे बैटरी का ये ले तेरे 20,000 वापस जैसे कैसे हो जाए। ऐसा होता है क्या? उसका कैपेसिटी रिड्यूस होता है। तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश लॉस। यस और नो? ये पैनल 3.5 लाख का हुआ था, बोलते सर बिकने जाऊंगा तो बिकेगा 3.5 लाख का। तो क्या पैसे निकाल के दिया ये पैनल ने मेरे को, या मैंने किसी को, या सर ने दिया होगा, बांटा होगा?
ये लो, जैसे कि जैसा हो जाओ ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, क्योंकि ड्यू टू ग्रेजुअल यूज उसका तो डेप्रिसिएशन हो गया ना, उसका तो वैल्यू घट गया है, उसका टेक्नोलॉजी पुराना हो गया, उसका कैपेसिटी कम हो गया है, बहुत सारी चीजें। तो आप ना उस तरीके से सोचा करो आंसर देने से पहले बच्चों। आर नॉट रिकॉर्डेड इन कहां पर? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ किसका बच्चों? कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ऑल रिसीट शोन ऑन एंड ऑल पेमेंट आर शोन ऑन। डन, समझ गया सबको? दिस अकाउंट विद द ओपनिंग कैश बैलेंस of different bank and closes with the cash and bank balance at the end of each year। तो ये जो आपका अकाउंट जो है बच्चों, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा इधर, और यहां पर क्या होगा? बाय क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये अकाउंट का शुरुआत भी ओपनिंग कैश मतलब कैश ऑब्लिक बैंक से ही होगा। मान लो यहाँ पे कैश है और आपके पास 3 बैंक के अकाउंट है, तो ये 3 बैंक के अकाउंट यहां पर आ जाएंगे। सिमिलरली आपका क्लोजिंग बैलेंस में भी क्या आएगा? कैश और बैंक। ये जो है कैश और बैंक, ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है। ये कौन से साल का बैलेंस है? तो ये पिछले साल की बैलेंस शीट से लेंगे आप। ये कौन सी बैलेंस शीट से लेना है? पिछले साल की, क्योंकि साल के अंत में 31 मार्च को आपके पास जितना भी पैसा था वो आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिख रहा है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, साल के शुरू में आपको क्या अगेन बनाना है? रिसीट एंड पेमेंट। तो पिछले साल का जितना क्लोजिंग बैलेंस होगा उतना आपका क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस। वो तो एकदम सिंपल है। आप घर जा रहे हो, घर जाते आपके बैग में 5 चॉकलेट है, आप सो गए, सुबह उठे, क्या वो 10 हो जाएंगे या 4 हो जाएंगे? अच्छा, आपने बैग को टच भी नहीं किया है, कुछ जादू टोना भी नहीं है और ना ही कोई आपके बैग को चुरा के उससे चॉकलेट निकालता है। तो ये तो उतना सिंपल हो गया ना। आपके पास रात को सोचे जितना पैसा है सुबह उठ के उतना रहेगा, अगर आपने उसमें से खर्चा नहीं किया तो कल का क्लोजिंग बैलेंस आज का कौन सा बैलेंस होगा, और आज का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल के लिए कौन सा बैलेंस होगा? तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आपका दिखेगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ये क्या दिखेगा? बैलेंस शीट की एसेट। और ये जो बैलेंस है बच्चों ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल तो दिखा था आपको, आपने पिछले साल रिकॉर्ड किया था ना बैलेंस शीट में। तो ये पैसा एक्चुअली पैसा वो है जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, और ये एक्चुअली बैलेंस आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। जब अपन एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा कि इसको क्लोज क्यों करना है, क्योंकि ये पिछले साल का बैलेंस था, पिछले साल की बैलेंस शीट में दिया है, वहां पे रिकॉर्ड हुआ है, अभी वहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। तो अभी यहां पर क्या है हमारे पास? क्या इधर बच्चों? रिसीट है। रिसीट में क्या आएगा? 2 तरीके की रिसीट आएगी। एक तो कौन सी रिसीट होगी? रेवेन्यू रिसीट। दूसरी कौन सी होगी? कैपिटल नेचर की। रेवेन्यू नेचर का रिसीट कहा जाएगा? रेवेन्यू नेचर का रिसीट कहा जाएगा? कौन से अकाउंट में जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। और कैपिटल नेचर का रिसीट कहा जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। डन, क्लियर बात? तो यहां पे ध्यान दो, ऑल रिसीट मतलब हर नेचर की रिसीट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड आर डेबिटेड टू कौन से अकाउंट बच्चों? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब पैसा आया है तो कहां पर रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड, क्योंकि ये रियल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? रियल। और एसेट अगर बढ़ती है तो डेबिट जाएंगी, घटती है तो कहां जाएंगी? क्रेडिट। एंड रिस्पेक्टिव ईयर इन विच दे आर रिसीव्ड एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। बच्चों इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, सच रिसीट आर रिकॉर्डेड इन द प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। और चाहे वो पैसा पिछले साल का हो, चाहे वो पैसा इस साल का हो, चाहे वो पैसा, समझना, पिछले साल आपने सैलरी अपने एम्प्लॉय का नहीं दिया था, इस साल दिया है। पिछले साल सैलरी आउटस्टैंडिंग था, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिख रहा था आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस बार आपने उस सैलरी का पेमेंट किया है, इस बार क्या आपने उस सैलरी का पेमेंट, तो पेमेंट किया है तो रिसीट साइड में, सॉरी पेमेंट साइड में अपीयर होगा। खर्चा किया है ना आपने, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो इस साल का हो, चाहे वो अगले साल का हो, अगर आपने पेमेंट किया है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड पे आएगा।
और आपको कोई ऐसा इनकम जो मान लो आपको डोनेशन मिलना था जो नहीं मिला था पिछले साल, वो मिल गया है, कोई मेंबर का एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस था वो मिलना था वो नहीं मिला है पिछले साल, अब इस साल मिला है, अगर मिला है तो कहाँ रिकॉर्ड करो, रिसीट साइड पे। ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान दो, रिसीट पेमेंट अकाउंट में पिछले साल, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर कोई भी पैसा अगर आता है या जाता है तो रिकॉर्ड करो। दूसरी चीज, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ कौन सा पैसा रिकॉर्ड करना है, कौन सा पैसा रिकॉर्ड करना है, करंट ईयर का। कौन से ईयर का, करंट ईयर। बात क्लियर है? अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो हर साल का पैसा आएगा या जाएगा, बट इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा आएगा, करंट ईयर का। सर ऐसा क्यों? अरे भाई ये जो है ना रिसीट पेमेंट अकाउंट, तेरे को पैसा आया है ना, आया है ना, तो ये पैसा तो वो होगा जो पिछले साल जो मिलना था नहीं मिला था। तो ऐसा इनकम जो नहीं मिला तो आउटस्टैंडिंग इनकम था और अपने लिए तो एसेट था, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे अभी भी दिख रहा है ना आउटस्टैंडिंग इनकम, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वही आपको दिख रहा होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अगर वो इनकम मिला है तो उसको क्लोज करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपको कुछ पैसा आना है, आप अपनी बैलेंस शीट में लिख देंगे मेरे को पैसा आना है, मैं आउटस्टैंडिंग दिखाऊंगा। अगर उस बंदे से आपको पैसे मिलते हैं तो क्या आप वो बंदे का नाम आपकी बैलेंस शीट में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, निकल जाएगा। ट्रांजैक्शन सेटल हो गया ना, ट्रांजैक्शन क्या हो गया है, सेटल, खत्म हो गया ना। अगर सेटल हो गया तो आपको अभी रिकॉर्डिंग करने की जरूरत है क्या उसका नाम? नहीं, तो उसको हटाना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या आप? और इसीलिए यहाँ पे हमें वो इनकम को रिकॉर्ड करना है इसको क्लोज करने के लिए। जैसे मैंने ये कैश का बैलेंस क्लोज किया था, उसी तरीके से मैं वो एसेट क्लोज कर दूंगा जो मेरे को आउटस्टैंडिंग थी पिछले साल, इस साल वो मुझे मिली है। आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होंगे शायद, चलो मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना सब लोग। देखो ये पिछले साल की बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है बच्चों 2020-22-23 की बैलेंस शीट है, ठीक है। और इस बैलेंस शीट में आपको एक लायबिलिटी है, एक साइड है एसेट। यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 का। कितने का दिख रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट? कितना दिख रहा है? 10,000 का। अब ये था हमारा बैलेंस शीट, ठीक है, 22-23 का। इस साल आपने क्या बनाया है बच्चों? आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और ये कौन से साल का है बच्चों? 2023-24। और इस साल आपको रिसीट साइड में दिख रहा है बच्चों रेंट, यहाँ पे ईयर लिखा है बच्चों ब्रैकेट में 22-23, आपको मिला है 8,000। आपको कितना मिला है? कितना मिला है? 8,000। बस 10 मिनट में छोड़ दूंगा, ठीक है। 8,000 आपको मिला है। प्लीज सुनो मेरी बात, आपको आपका रेंट आउटस्टैंडिंग कितना था और आपको मिला कितना है? इसका मतलब अभी भी कितना मिलना बाकी है? तो 2,000 ही अब इस साल की बैलेंस शीट में आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। सिर्फ कितना आएगा बच्चों? क्योंकि 8,000 तो मिल चुका है, ट्रांजैक्शन सेटल हो गया, अब वो आएगा नहीं। लेट्स से एग्जांपल 10,000 था और 10,000 पूरा मिल गया है, तो यहां पर कितना आएगा? यहां पर आएगा ही नहीं, मतलब ट्रांजैक्शन सेटल हो गया है, अब बैलेंस शीट से एसेट अपनी निकल जाएंगे। बहुत सिंपल बात है या नहीं है? तो इसीलिए अगर आपको कोई इनकम मिलता है पिछले साल का, करंट ईयर का, यार अगले करंट ईयर का तो टेंशन नहीं है, तो आपको सीधा सीधा रेवेन्यू इनकम करके इनकम साइड दिखाना है। पिछले साल का मिलता है तो आपको एसेट को क्लोज करना पड़ेगा, और अगले साल का मिलता है तो आपके लिए क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या बनती है अपने लिए? लायबिलिटी। तो मान लो आपको जो ये पिछले साल की बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं रहेगा, इसी साइड में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको दिखेगा रिसीट साइड, आपको जो रेंट मिला है बच्चों 2024-25 का 10,000 मिला है। कितना मिला है? कितना मिला है? 10,000। 24-25 का अकाउंटिंग नहीं कर रहे हम, 23-24 का अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो ये तो अगला साल का इनकम है, अगला साल तो आने का भी है। अगर वो पैसा मुझे मिलेगा तो वो मेरा इस साल का इनकम है क्या? तो रिसीट साइड पे दो ट्रांजेक्शन आएंगे, एक कौन सा होगा? रेवेन्यू। एक कौन सा होगा? तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन लग रहा है आपको? कैपिटल नेचर का, क्योंकि हर साल तो आपको अगले साल का इनकम नहीं आएगा। और वैसे भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अपने लिए क्या बनती है? लायबिलिटी। तो इसको क्या लिखना है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी। तो इस साल जो हमारी बैलेंस शीट बनी है तो लायबिलिटी साइड में आपको दिखेगा बच्चों इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कितना मिला है? हो गया कंसेप्ट क्लियर? तो आपको इस अकाउंट के अंदर क्या मिलेगा बच्चों? पैसा जो मिलेगा
जो दो नेचर का होगा, एक तो कौन सा होगा रेवेन्यू, दूसरा होगा कैपिटल। अगर रिसीट साइड में पैसा आता है तो रिकॉर्ड करो, चाहे वो कोई भी साल का हो, नो मैटर। और आपने अगर पेमेंट किया है तो भी उसको रिकॉर्ड करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। बात क्लियर है? दूसरी बात पेमेंट की, तो पेमेंट में आपको कितने तरीके के पेमेंट करने हैं यहां पर? पेमेंट कितने तरीके के करने हैं आपको? दो तरीके के। एक तो कौन सा पेमेंट होगा रेवेन्यू पेमेंट, दूसरा कौन सा पेमेंट होगा कैपिटल नेचर का पेमेंट। एक कौन सा होगा रेवेन्यू, दूसरा कौन सा होगा कैपिटल। अगर रेवेन्यू नेचर का आपने पेमेंट किया तो कहा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर के कौन से साइड में? एक्सपेंसेस साइड, है ना। और कैपिटल नेचर का पेमेंट कहा जाएगा बच्चों बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है। ऑल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर, बच्चों बात ध्यान देना इधर, पर्टिकुलर पीरियड आर क्रेडिटेड टू कहां पे बच्चों? रिसीट एंड कहा जाएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड विच इज रिलेटेड टू देयर इररिस्पेक्टिव नेचर। बच्चों कोई भी पीरियड का हो, कोई भी पीरियड का हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे पिछले साल का हो, चाहे अगले साल का पेमेंट हो, अगर आपने किया है तो कहा जाएगा पेमेंट साइड में ऑफ द नेचर रेवेन्यू और कैपिटल। सच पेमेंट में बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। सिमिलरली पेमेंट मस्ट बी मे बी रेवेन्यू और रेवेन्यू भी हो सकता है, कैपिटल भी। ऑल आर क्रेडिटेड टू कहां पे बच्चों? दिस अकाउंट में। ये इसका छोटा सा फॉर्मेट आपके सामने दिख रहा है क्या? फॉर्मेट पढ़ेंगे और समअप कर देंगे क्लास को आज को। चलो देखो ध्यान दो, इधर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, यहाँ पर क्या है हमारे पास? रिसीट साइड है, यहाँ पे क्या है बच्चों? पेमेंट। तो रिसीट में क्या आएंगी? ऑल रिसीट, चाहे वो कौन सी हो रेवेन्यू, चाहे वो कौन सी हो कैपिटल, प्रीवियस ईयर की हो, करंट ईयर की हो, या फिर अगर पैसा आया है तो कहाँ लिखो? रिसीट साइड। तो पेमेंट आपने किया तो ऑल पेमेंट, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो, या फिर अगर गया है तो कहाँ रिकॉर्ड करो? पेमेंट साइड। क्लियर है बात? तो आज का डिस्कशन यही खत्म करेंगे। ठीक है, कल वापस जुड़ेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ और बैलेंस शीट के साथ। सो हैव अ नाइस डे, लेट्स मीट टुमारो।